नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का पीएमसी हिंदी चैनल पर और मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, पीएमसी हिंदी चैनल की हमेशा से ही कोशिश रही है कि तमाम जिंदगी में प्रयोग होने वाली वस्तुओं को या फिर जो चीजें हम रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग करते हैं, आप तक उनका एक साधारण माध्यम पहुंचाया जा सके और आपके जीवन को एक नई दिशा मिल सके। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पीएमसी हिंदी चैनल लेकर आया है खास कार्यक्रम डॉक्टर से पूछो, जिसमें एक डॉक्टर आपको बताएंगे आपकी हर समस्या का समाधान, लेकिन आध्यात्मिक तरह से। तो दर्शकों, इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ मौजूद हैं मेडिसिन एक्सपर्ट और इसके साथ ही एनर्जी मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर एस रंजन जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका पीएमसी हिंदी चैनल पर। धन्यवाद जी। दर्शकों, आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ADHD और हेल्दी ब्रेन डेवलपमेंट। तो आज इस मुद्दे पे हम बात करेंगे, डॉक्टर साहब से जानेंगे। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूंगी, ये जो ADHD है, ये बड़े खतरनाक टर्म सुनाई देते हैं, तो क्या ये वाकई में खतरनाक हैं या फिर किस तरह का ये चीजें होती हैं? जरा हमारे दर्शकों को विस्तार में समझाइए। जिंदगी में जब हमारे पास सही नॉलेज हो जी, तो कोई भी चीज खतरनाक नहीं होती जी, और अगर नॉलेज नहीं हो तो आप वन वे में जाएंगे और फाइन देना पड़ जाएगा। बिल्कुल। ADHD अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है। जी, अगर प्रॉपर हेल्दी ब्रेन डेवलप होता है बच्चों में, साथ ही साथ बड़ों में, जी, ये बच्चों में ज्यादा देखा जाता है लेकिन ये बड़ों में भी होता है। तो क्यों होता है वो हमें समझने की जरूरत है, जी, तो हम उसका निवारण कर सकते हैं। और हेल्दी ब्रेन डेवलपमेंट में हम बहुत सारे इसमें डिसऑर्डर आ जाते हैं। डिसलेक्सिया है, ऑटिज्म है और बहुत सारे बच्चों का प्रॉपर फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाता। जी। तो आज हम उन सभी पहलुओं को समझेंगे कि आइडियली हम इसको प्रिवेंट कैसे करें और अगर हो जाए तो अब करेक्शन कैसे हो सकता है। जी। ADHD थोड़ा पॉपुलर हो रहा है वर्ड, जब बच्चा स्कूल में पढ़ता है जी, और उसका अगर फोकस नहीं रह पाए, वो उसका अटेंशन ज्यादा डाइवर्ट होता है, चीजों को समझने में देर से समझता है, तब ADHD की डायग्नोसिस हो जाती है। लेकिन ये चीज तो बड़ों में भी होती है। बिल्कुल। आइडियली, और ये PMC की भी फिलॉसफी है कि हमें लाइफ लॉन्ग लर्नर होना चाहिए। बिल्कुल। हमें लाइफ लॉन्ग पढ़ना चाहिए। अगर हम बड़े होकर पढ़ते नहीं हैं तो अनपढ़ में और साक्षर में अंतर क्या रहा? बिल्कुल। और सीखने को तो जिंदगी भर कुछ न कुछ है। तो लेकिन जब बड़ों में अगर पुअर फोकस हो, अटेंशन नहीं हो, तो काम चल जाता है, क्योंकि बड़ों को एग्जाम नहीं देना होता। बिल्कुल। वैसे जिंदगी ही एक एग्जाम है, लेकिन नंबर वाले एग्जाम नहीं होते, नहीं देने पड़ते, तो पता नहीं चलते। लेकिन यह कॉमन तो सभी में है। आप अगर डेटा देखेंगे तो लोगों का जो अटेंशन स्पैन है वो कम से कम होता जा रहा है। और इसीलिए जो एड बनते हैं, जो बहुत सारे कॉमर्शियल प्रोजेक्ट हैं, तो उन लोगों के अटेंशन स्पैन को देखते हुए चीजों को और छोटा करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम सही ढंग से जीने की कला भूल गए। अपने आप को हम हमेशा कंटिन्यूअस स्टिमुलस देते रहते हैं और हम अपनी नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अगर नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो हमारा मेंटल स्टेटस, हमारा ब्रेन प्रभावित तो होगा। तो इन सभी चीजों में सबसे पहले जो ये बात हमें समझनी है कि हम अपनी नींद के साथ, जो हमारी प्राकृतिक नींद है, उसके साथ हम छेड़छाड़ ना करें। बिजली के आ जाने से हम रात में जग सकते हैं, लेकिन अन्य से जो जग रहे हैं, अब जैसे रात में पढ़ाई करने की एक जो आदत बहुत सारे स्टूडेंट्स में ले आए हैं, हमारे शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होता है और वो रात में ही रिलीज होता है। जी। जब हम रात में गहरी नींद में होते हैं, रात में लगभग 2 बजे के आसपास, तब वो मेलाटोनिन का सिक्रेशन पीक पे होता है। तो अगर हम नेचुरल स्लीप साइकिल के साथ इंटरफेयर करते हैं तो वो प्रभावित होता है। शॉर्ट टर्म में पता नहीं चलता, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये हमें अनहेल्दी बना रहा है, बीमार बना रहा है। जी। तो नींद को हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। अपने आप को हम ऐसा ना बनाए कि हमेशा हमें स्टिमुलस चाहिए। जो मेडिटेशन का एक फंडा है कि हम अपने आप के साथ संतुष्ट रहें।
जी। हम अपने आप में रहें, हमेशा कुछ चाहिए देखने के लिए, सुनने के लिए, कभी कभी कुछ नहीं करते हुए भी हमें बैठना चाहिए, प्रकृति के साथ बैठना चाहिए, अपने आप के साथ बैठना चाहिए। हम ये कला एज ए कल्चर हम भूलते जा रहे हैं और उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हमारी जो ब्रेन की कैपेसिटी है, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, मेंटल कैपेसिटी, ये वैसी नहीं रह गई है जैसी हो सकती है। तो बच्चों में ये दिख जाती है क्योंकि उन्हें एग्जाम देना होता है जी। लेकिन एक बच्चे को प्रॉब्लम तो सभी में जी। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे यही जानना चाह रही हूँ, जैसे बच्चों में प्रॉब्लम दिख जाती है क्योंकि उनको एग्जाम्स वगैरह देने होते हैं, लेकिन ये जो इसका कारण क्या होता है? क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, उनकी डाइट भी इतनी ज्यादा नहीं हो पाती है, तो क्या गर्भवती जब महिला एक होती है तब उनको किन्हीं चीजों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि बच्चों को इस तरह की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े? तो आपका इस बारे में क्या कहना है? यस, प्रेगनेंसी को प्लान प्रॉपर्ली नहीं किया जाता जी। प्रेगनेंसी हो जाती है और बच्चे आ जाते हैं। एक हेल्दी डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए? हमारी उपनिषदों में लिखा है, हमारी उपनिषदों में लिखा है कि हमें अगर एक हेल्दी बच्चा चाहिए तो उसके लिए हमें 3 जनरेशन 7 जनरेशन से प्लानिंग की जानी चाहिए। अच्छा। लेकिन ये कंसेप्ट अब बिल्कुल है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्रेगनेंसी हो जाती है, उसके बाद पता चला है कि प्रेगनेंसी हो गई है। कोई गड़बड़ी नहीं है। जो मेडिकल में जो प्रोविजन है, अल्ट्रासाउंड से चेक करते हैं, कोई गड़बड़ी तो नहीं है, वो पता बस किया जाता है जी। एक हेल्दी ऑप्टिमम क्या है वो कंसेप्ट तो है नहीं। किस प्रकार से ऑप्टिमम ब्रेन को डेवलप किया जाए, मैक्सिमम क्या पॉसिबल है, वो एज अर्ली एज पॉसिबल हर एक पर्सन को अपने लिए करना चाहिए। और अपने लिए जब करेंगे तो फिर अपने बच्चों के लिए करेंगे जी। बहुत सारे पेरेंट्स ये मिस्टेक कर रहे हैं कि मेरे बच्चों का अटेंशन अच्छा रहे, लेकिन क्या उनका अटेंशन स्पैन अच्छा है? इस बात पे तो फिक्र ही नहीं है। हम बच्चों को वही दे सकते हैं जो हमारे पास है। बिल्कुल। अगर पेरेंट्स सोचें कि हम मोबाइल पे लगे रहें और बच्चा पढ़ाई कर ले, तो ये कैसे होगा? संभव नहीं है। हम चाहते हैं कि बच्चा पढ़े, तो क्या आप उस समय पढ़ सकते हैं? अब पेरेंट्स बोलेंगे हमें तो एग्जाम नहीं देना। जिंदगी ही एक एग्जाम है। और पढ़ना चाहें तो पीएमसी में हम पढ़ने को इतनी सारी बुक्स बताते हैं जी। स्वाध्याय पे 100 से अधिक वीडियो है हमारा जी। जिस बुक पर वीडियो है वो उसको खुद से पढ़ सकते हैं जी। पत्री जी ने 1 लाख किताबें पढ़ी हैं और उसके बाद 200-300 किताब रिकमेंडेड है जो सभी को पढ़नी चाहिए। तो बच्चों, हम चाहते हैं बच्चे पढ़ें, तो बड़ों को भी, पेरेंट्स को भी साथ में बैठकर पढ़ना चाहिए जी। जब एक्चुअल में ऐसा करेंगे तो पता चलेगा कि हाँ अटेंशन किसका कितना है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, इसके साथ ही आपने जैसे कि बताया कि अटेंशन के बारे में अभी हमने बात की, लेकिन इसके साथ ही मेंटल हेल्थ का कितना असर पड़ता है? क्योंकि आजकल की जो ज़िंदगी है उसमें स्ट्रेस बच्चों को भी है, बड़ों को भी है। बड़ों को ये स्ट्रेस है कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं और बाकी की ज़िंदगी का, लेकिन बच्चों को ये स्ट्रेस है कि मुझे एग्ज़ाम्स देने हैं, मुझे ट्यूशन जाना है। तो ये सारा जो मेंटल हेल्थ है, हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। आजकल का हमारा कल्चर क्या हो रहा है, हम परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ज़्यादा हो रहे हैं। पेरेंट्स एम्बिशियस हों तो अपने एम्बिशन को वो बच्चों पे भी लाते हैं। मुझे अपने बचपन में कभी याद नहीं है कि मेरे पेरेंट्स ने कभी कहा हो कि तुम्हें इतने मार्क्स लाने हैं। बिल्कुल। थैंकफुली मुझे अच्छे पेरेंट्स मिले जिन्होंने अपनी महत्वाकांक्षाओं को मेरे ऊपर आरोपित नहीं किया। एक बच्चे को का जो फन वाली जिंदगी होती है, प्लेफुल वे में सीखने का, वो प्रायोरिटी होनी चाहिए। मार्क्स कितने आते हैं वो सेकेंडरी है जी। 3 Idiot मूवी पॉपुलर मूवी है, नॉलेज के पीछे भागो, सक्सेस खुद आएगी। लेकिन आज के ज़माने में क्या हो रहा है कि हम नंबर ओरिएंटेड, मार्क्स ओरिएंटेड ज़्यादा है, प्राइज ओरिएंटेड ज़्यादा है। यह जो कल्चर में आ गया है, इसको हमें छोड़ने की ज़रूरत है। हेल्दी डेवलपमेंट में अटेंशन के अलावा
कामनेस की चाहिए, कितना हम रिलैक्स रहते हैं, बच्चा कितना रिलैक्स रहता है। एग्ज़ाम का प्रेशर बहुत सारे परिवारों में होता है। बिल्कुल। ज़िंदगी की लंबी जर्नी में कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी सिंगल एग्ज़ाम का रिजल्ट मैटर नहीं करता। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात मैं अपने स्टोरी से, अपने पर्सनल लाइफ जर्नी से बताना चाहूँगा। MBBS के थर्ड ईयर के एग्ज़ाम में, थर्ड ईयर में 2 साल का होता है थर्ड ईयर, फर्स्ट यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में मैं फेल हो गया। थैंकफुली उस समय मेरे जीवन में मेडिटेशन इतना आ चुका था कि मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मेरे फ्रेंड्स अधिक कंसर्न हो रहे थे कि तुम फेल हो गए जी। खैर उसका 6 महीने बाद एग्ज़ाम होता है और फिर मैं नॉर्मल बैच में ही रहा जी। कोई उससे टाइम का अंतर नहीं पड़ा। अगर बहुत सारे परिवारों में ऐसा होता है कि अगर कुछ ऐसा हो गया फिर तो बहुत बवाल हो जाता है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। आज कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं थर्ड ईयर में फेल हुआ था क्या, बिल्कुल नहीं। हम किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम उसका मार्कशीट नहीं देखते। हम ये देखते हैं कि उस पे गूगल पे उसकी रिव्यू कैसे है, आज के समय पे कौन सा पेशेंट उनसे कितना सेटिस्फाई है, उनके पास स्किल कितना है। तो मार्क्स एक पैरामीटर है लेकिन वो मेन पैरामीटर नहीं है। हमें इस बात को समझना है। हमें मार्क्स ओरिएंटेड लाइफ जीना नहीं हो चाहिए। हमें क्या बच्चा पढ़ने में, समझने में ठीक है, और बड़े भी जब देखेंगे, जब वो कोई किताब लेकर खोल कर पढ़ें तो क्या उन्हें समझ में आती है, बिल्कुल, तो वो करना चाहिए। अगर पेरेंट्स इतना डिसिप्लिन हो जाएं कि बच्चे के साथ वही पढ़ाई करें तो इपिजेनेटिक्स का कंसेप्ट है। अब जेनेटिक्स से ज़्यादा इपिजेनेटिक्स का कंसेप्ट आ रहा है कि इन्वायरमेंट मैटर्स जी। जिस तरह के माहौल में हम रहते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। तो अगर पेरेंट्स भी पढ़ें तो उससे पढ़ने का माहौल बनता है और बच्चा उससे ज़्यादा इनकरेज होता है जी। एग्जाम में पास करोगे तो तुमको बाइक गिफ्ट मिलेगा या नया मोबाइल मिलेगा, इस तरह का लालच नहीं होना चाहिए। एक हेल्दी परिवार में पढ़ना नॉर्मल वे ऑफ लाइफ हो। तो जब पढ़ना ही फन है, जब पढ़ना ही अपने आप में एक स्टिमुलस है, तो मार्क्स सेकेंडरी रह जाएं तो प्रेशर हट जाएगा, तो बहुत इजीली अटेंशन विकसित हो जाएगा जी। इस पर काम करने की ज़रूरत ज़्यादा है, लेकिन मेन स्ट्रीम मेडिकल सिस्टम में हमको मशीन बना दिया है। हम अपनी ज़िंदगी को सिर्फ मेटलिस्टिक ओरिएंटेशन से देखते हैं जी। हम मशीन नहीं हैं। फिजिकल से ज़्यादा महत्व होता है स्पिरिचुअल का, स्पिरिट का, कॉन्फिडेंस का। एकेडमिक स्किल्स से ज़्यादा मैटर करता है सॉफ्ट स्किल्स, बिहेवियर स्किल्स। लॉन्ग टर्म लाइफ में उसी का महत्व है। लेकिन मास में, कल्चर में यह बात अभी ये नहीं आ पाई है। हम ज़्यादा महत्व दे रहे हैं टीचर क्या कह रहे हैं, और टीचर को भी उनका जो इवैल्यूएशन होता है वो मार्क्स पर कि पासिंग परसेंटेज, मेरे बैच में बच्चों का पासिंग परसेंटेज कितना रहा जी 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 बिल्कुल। आज मुझे MBBS में कितने मार्क्स रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप साक्षात डॉक्टर हैं, हमारे सामने बैठे हैं, कई लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं, आप बैठकर दर्शकों को बता रहे हैं। तो मुझे भी यही लगता है कि मार्क्स मैटर नहीं करते, लेकिन हाँ मैटर जो करता है वो आपकी स्किल्स मैटर करते हैं। कॉन्फिडेंस मैटर करता है। कॉन्फिडेंस मैटर करता है। यह कॉन्फिडेंस कि मैं जिस चीज़ में भी मैं हाथ डालूं उसे मैं कर सकता हूँ जी। अगर मैं ये पढ़ने जाऊं तो मैं पढ़ सकता हूँ, अगर मैं इसे समझने का प्रयास करूं तो मैं समझ सकता हूँ। बिल्कुल। और पेरेंट्स का कॉन्फिडेंस ही ट्रांसफ़र होता है बच्चों में। पेरेंट्स का जो जीवन है, जीवन स्टाइल है, वही ट्रांसफ़र होता है। अगर हम ईमानदार नहीं हैं और हम चाहें बच्चे ईमानदार हो जाएं तो वो मुश्किल होगा। तो हमें एक हेल्दी होम बनाने की ज़रूरत है। परिवार में ही पढ़ाई का माहौल हो, बच्चों के साथ बड़े भी पढ़ें। यह एक हेल्दी जब इन्वायरमेंट होता है तो वो सबसे ज़्यादा सूटेबल है पढ़ने के लिए जी, आगे बढ़ने के लिए जी। और अगर कभी कोई डिफेक्ट है भी, कोई अगर डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, तो यहाँ पे बात समझनी है कि अगर हम एनर्जी को समझते हैं तो हम इस पर बहुत करेक्शन कर सकते हैं।
कभी भी जिंदगी में हमें निराश नहीं होना चाहिए। एक हिंदी में प्रोवर्ब है, भगवान सारे रास्ते कभी बंद नहीं करता है। बिल्कुल। अगर कोई हमारा सेंसेस कमजोर होता है तो दूसरे सेंसेस हमारे ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो एक रिजनेबल जिंदगी तो चल ही जाती है। लेकिन समाज में हमने ब्रेन को ज़्यादा महत्व दिया है, हमने देखने की चीज़ों को ज़्यादा महत्व दिया है। अब अगर एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर किसी के पास देखने की क्षमता बहुत अच्छी नहीं है तो सुनने का है, तो वो रेडियो जॉकी का काम कर सकता है, वो ऐसे फील्ड में जा सकता है जिसमें देखने की कोई विशेष जरूरत है नहीं। बिल्कुल। ऑप्शन हमेशा कई सारे होते हैं, तो पॉसिबिलिटी, इन्फिनाइट पॉसिबिलिटी के रूप में जिंदगी को देखना चाहिए जी। और हम अपने ऊर्जा पर और अपनी चेतना पर काम करना सीखें। जब हम वो सीख जाएंगे तो हम हर तरीके से अपने आप को किसी न किसी तरह से ऊपर उठा सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को। और दर्शकों, आपको भी सीखना चाहिए कि बच्चों पर ज़्यादा प्रेशर ना देने के बजाय हमें उनके स्किल्स पर ध्यान देना चाहिए, ना कि मार्क्स पर हमें ध्यान देना चाहिए। जो कार्यक्रम में अभी हमने जाना ADHD के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में और इन सब के क्या कारण हो सकते हैं इसके बारे में। अब बात करेंगे डॉक्टर साहब से इन सब के उपचार के बारे में। तो डॉक्टर साहब, इस सब जो बीमारियां हैं, ये जो परेशानियां हैं, इनके उपचार के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। लेकिन दर्शकों, यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि उपचार जो होगा वो मेडिसिन से नहीं, हम आध्यात्मिक तरीके से जानेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूंगी, ये सारी जो परेशानियां हैं, इसका आध्यात्मिक तरह से कैसे उपचार हो सकता है, प्लीज दर्शकों को बताइए। सबसे पहले हमें यह देखना है कि जो डायग्नोसिस है जी, क्या वो डायग्नोसिस वास्तव में अप्रोप्रिएट है। बहुत बार मेडिकल फील्ड में ऐसा होता है कि अगर डायग्नोसिस इनकरेक्ट हो जाए तो फिर हम इनकरेक्ट दिशा में ही आगे बढ़ते रहेंगे। जी। उदाहरण के लिए, अगर आपको कहीं जाना है और जीपीएस अगर आपने गलत जगह सेट कर लिया, गलत लोकेशन का सेट कर लिया, अब आप मेहनत करके वहाँ पे लोकेशन की तरफ बढ़ भी रहे हैं लेकिन आप सही जगह पे नहीं पहुँचने वाले। कहने का मतलब है, इसको मेडिकल में बोलते हैं डायग्नोसिस एंड प्रोग्नोसिस। डायग्नोसिस, बीमारी को पहचानना, तो डायग्नोसिस क्या अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, हमें खुद से भी इवेल्युएट थोड़ा करना चाहिए। थोड़ा खुद से भी हमें अब मेडिकल की समझ बढ़ानी चाहिए। अगर कभी ADHD का लेवल लगा दिया गया या किसी और का, कि ये कितना अप्रोप्रिएट है। यहाँ पर मैं बात करूँगा हील बुक की, डॉक्यूमेंट्री की, जिसमें यह बात बोलते हैं कि डॉक्टर आपको सेकंड ओपिनियन लेने में भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। अगर आपको एक बार एक डॉक्टर से नहीं क्लियर हुआ तो आप जाइए दूसरे डॉक्टर के पास, तीसरे डॉक्टर के पास। अगर हम जब 2 एक्सपर्ट 3 एक्सपर्ट से मिल रहे हैं तो फिर डायग्नोसिस के रॉन्ग होने की संभावना कम हो जाती है। और उसके बाद जब हम ऊर्जा चिकित्सा और अध्यात्म चिकित्सा पर आते हैं तो यहाँ पर क्लिनिकल डायग्नोसिस का महत्व कम तब हो जाता है। और यहाँ पर हम लेमैन में यह प्रॉब्लम क्या है उसको सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। जब MBBS में जब हम एग्ज़ाम लेना सीखते हैं, पेशेंट से जब पूछते हैं तो सबसे पहले हम उनसे ये बात सिखाई जाती है कि पेशेंट अपने लैंग्वेज में जब जो बातें बताए उसका ही महत्व अधिक है, सिम्टम का अधिक महत्व है। तो हमारे लेमैन के लैंग्वेज में, हमारी बोलचाल की भाषा में दिक्कत क्या है उस पर हमें जानना चाहिए, तब हम ऊर्जा चिकित्सा और आध्यात्मिक चिकित्सा को अप्लाई कर सकते हैं। जी। जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ADHD की। जी। तो अगर अटेंशन, हमने कहा कि किसी बच्चे को मेरे बच्चे को ADHD है, जी, तो क्या वास्तव में ADHD है? अगर बड़े भी साथ में बैठेंगे, अब स्कूल में 40 मिनट का पीरियड होता है, जी, तो 40 मिनट अगर बड़े साथ में पढ़ने बैठेंगे तो पता चलेगा कि हाँ, बच्चा कितनी बार उसका ध्यान भटक रहा है और बड़ों का कितना ध्यान भटक रहा है। तो ओवर डायग्नोसिस ADHD का हो रहा है बच्चों के साथ और अंडर डायग्नोसिस हो रहा है बड़ों के साथ। तो यहाँ पर हमें डायग्नोसिस पे वर्ड पे नहीं जानना है, हमें ये जानना है कि यहाँ पर हम बेहतर क्या कर सकते हैं। तो इन्वायरमेंट का सबसे बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसा माहौल बच्चे को मिलता है वैसे वो सेफ होते हैं। बच्चे बहुत कच्चे होते हैं, उनके ब्रेन को, उनके मेंटल कैपेसिटी को, बिहेवियर पैटर्न को बदला जा सकता है जैसा उनको माहौल मिलता है। तो बड़ों को भी
साथ में बैठकर पढ़ना चाहिए। जो पढ़ने का एनवायरनमेंट है वो पीसफुल होना चाहिए, वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन नहीं हो। अब अगर टीवी चलेगा या दूसरे कमरे से टीवी की आवाज़ आएगी तो डिस्टर्बेंस होगा। शुरुआत से ऐसी आदत होनी चाहिए कि पढ़ते समय मोबाइल का प्रयोग ना हो। बच्चों के साथ साथ बड़े भी ना करें। ये नहीं है कि वो वहाँ पर बैठे हुए हैं और वो थोड़ा थोड़ा देर पे सोशल मीडिया चेक कर रहे हैं जी। तो फिर बच्चे फिर क्या समझ सीखेंगे कि हाँ इट्स ओके टू चेक मोबाइल इन बिटवीन। तो अगर वो कंडीशनिंग बैठ जाती है फिर तो अटेंशन कम होता ही जाएगा, फिर तो कंसंट्रेशन कम होगा। अटेंशन के साथ हमें फोकस, कंसंट्रेशन, मेमोरी पावर, रिटेंशन पावर सभी चीज़ों को हम सब एक फ्रेम में रखें जी। कि एक हेल्दी ब्रेन, हेल्दी माइंड में क्या क्या क्वालिटीज आती हैं। तो हम एक एक करके उनका हम एक्यूप्रेशर पॉइंट अभी हम देख लेंगे, लेकिन एनर्जी पॉइंट, एक्यूप्रेशर पॉइंट पे जाने से पहले हम इन्वायरमेंट के महत्व को इग्नोर ना करें, जो इग्नोर बहुत जगह होता है। बिल्कुल। सिर्फ मार्क्स पे चिंता है, उस बच्चे को पढ़ने के लिए घर में माहौल कैसा मिल रहा है, क्या उसके पढ़ने के लिए एक प्रॉपर स्पेस है। अगर प्रॉपर स्पेस की सुविधा हम नहीं दे सकते तो हम क्या प्रॉपर टाइम दे सकते हैं, क्या इतने 2 से 4 घंटे इस टाइम के दौरान पढ़ने का माहौल रहेगा और उस समय घर में शांति रहेगी। जी। तो जब हम इन सभी चीज़ों को देखें करें तो बहुत बार डायग्नोसिस बनेगी ही नहीं कि अटेंशन की कमी है। वास्तव में ये इन्वायरमेंट की कमी थी, बच्चे को पढ़ने का माहौल नहीं मिल रहा था। तो टीचर की तरफ से आ गया कि बच्चे को ADHD है। जी। बच्चे भगवान के स्वरूप होते हैं, उनके पास कैपेसिटी तो बहुत सारी है, बस हम उसको ठीक से शेप नहीं दे पा रहे हैं और हम उनको लेबल लगा रहे हैं। जी। तो बहुत जगह पर डायग्नोसिस को ही चेंज करने की जरूरत पड़ जाएगी। अच्छा माहौल मिलना चाहिए, पेरेंट्स को एक्टिव सपोर्ट देना चाहिए। पेरेंट्स होना एक बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी, लेकिन समाज में इस बात को नहीं देखा जाता। पेरेंट्स बन जाते हैं लेकिन क्या पेरेंट्स के रोल को प्रॉपर निभा पा रहे हैं, यह भी देखना कि ये एक बड़ा सवाल है वाकई में। पेरेंटिंग, स्पिरिचुअलिटी में स्पिरिचुअल पेरेंटिंग का टॉपिक भी आता है कि अगर हम पेरेंट हैं तो स्पिरिचुअल पेरेंटिंग हम इसमें कैसे लाएं। जो बात हम बच्चों में डालना चाहते हैं क्या हमारे भीतर है। यहाँ पर एक कहानी है कि एक माँ अपने बच्चे को ले जाती है कि ये बच्चा जो है ये चोरी छिपे बहुत मिठाई खाता रहता है, बहुत मीठा खाता है। तो साधु के पास कि इसे बच्चे को समझा दें। उस साधु ने बोला कि माता आप अगली पूर्णिमा पे आना। जी। तो अगली पूर्णिमा पे गई, वो फिर से बोलता है माता आप अगली पूर्णिमा पे आना। जी। फिर वो अगली पूर्णिमा पे गई, उसके बाद वो बोलने वाले बच्चे मीठा मत खाना। तो माँ को बड़ा अजीब लगा, ये आप पहली बार ही बोल सकते थे। हाँ। तो फिर मैं भी खाता था, तो मैं बोलने के काबिल नहीं हूँ, और अगर मैं बोलता भी तो उसका असर नहीं होता। हम इस चीज़ को देखें, जो बच्चों को बड़े बोलते हैं चेक करें अपने भीतर, चिंतन करें क्या मेरे भीतर वो है। हम बोलते हैं बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, क्या हम पढ़ाई कर सकते हैं। उसके भीतर कंसंट्रेशन नहीं है, क्या हमारे भीतर कंसंट्रेशन है। उसका फोकस नहीं लग रहा पढ़ाई में मन, क्या हम कर पा रहे हैं। उनकी मेमोरी पावर अच्छी नहीं है, क्या हमारी मेमोरी पावर अच्छी है। तो जब हम इस तरह से सजग होते हैं, एक अच्छे पेरेंट, एक स्पिरिचुअल पेरेंट हैं, तो बच्चों में भीतर ये कोई ऐसी कमियां आएंगी ही नहीं, डायग्नोसिस ही नहीं बनेगी। पेरेंट्स को ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है। बच्चे तो अपने आप में परफेक्ट होते हैं। जी बिल्कुल। कोई बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर नहीं होता अगर हम स्पिरिचुअल पेरेंटिंग को कंसेप्ट को समझेंगे तो। जी हाँ, कभी कभी कुछ हो सकता है तो उस पर उसके लिए उपचार पर हम बात कर सकते हैं। आध्यात्मिक उपचार भी है, या अधिक यहाँ पर हम ऊर्जा उपचार पर चिकित्सा करेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि वो करना आसान है। तो यहाँ पर अगर किसी बच्चे में फोकस की कमी है तो फोकस बढ़ाने के लिए हमारे हाथ में एक प्रेशर पॉइंट होता है PC6 जी, पेरिकार्डियम 6। वास्तव में हमारे शरीर के अंदर सूर्य की ऊर्जा और पृथ्वी की ऊर्जा, ऐसा 2 ऊर्जा दौड़ती है। ऊपर सूरज है, नीचे पृथ्वी है और बीच में हम हैं। तो इसको ये जो चाइनीज़ मेडिसिन के रूप में ये डेवलप हुआ, तो यांग और इन कहते हैं जी।
तो ये यांग और इन का इम्बैलेंस, सूर्य ऊर्जा प्राण और पृथ्वी प्राण का इम्बैलेंस एक कारण होता है हमारे शरीर में रोग का। तो अगर अटेंशन की कमी है, फोकस की कमी है, तो इसमें है कि पृथ्वी प्राण बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर पृथ्वी प्राण जितना होना चाहिए अगर उतना हो तो अटेंशन स्पैन ठीक रहेगा, फोकस ठीक रहेगा, काम रहेंगे। तो फोकस को बढ़ाने के लिए पृथ्वी प्राण का ये जो PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, पेरिकार्डियम 6, वैसे ये कई रोगों में काम आता है। जो एक एक एक्यूप्रेशर पॉइंट है ये दर्जनों रोग में काम आते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको बोलना चाहूँगी, क्या आप प्लीज़ स्क्रीन की तरफ देखकर एक बार कैमरे की तरफ देखकर बताएंगे, क्योंकि दर्शकों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि किस तरह से कौन सा पॉइंट है। जैसे आप बता रहे हैं, आप इस तरह से बताएंगे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे दर्शक। फोकस को बढ़ाने के लिए हमारे भीतर एक ठहराव की जरूरत है। तो ठहराव जो आता है वो पृथ्वी प्राण से आता है। तो हमारे हाथ में कलाई के अंदर की तरफ ये PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, पेरिकार्डियम 6। पेरिकार्डियम पे 9 पॉइंट होते हैं, ये 6ठा पॉइंट है। ये जो स्टैंडर्ड एनर्जी मेडिसिन है, प्रॉपर जब हम सिस्टम में देखें तो यहाँ पे नाम है और नंबर है जी। एक्यूप्रेशर के अंदर कई सारे ब्रांच आते हैं, सुजोक है, रिफ्लेक्सोलॉजी है, आयुर्वेदा है, तो बहुत जगह पे नाम नहीं होते, बस एरिया होता है। ये जो मेरिडियन एक्यूप्रेशर है इसमें नाम और नंबर है जी। तो ये PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करने का तरीका जो होता है, हम इसे 2 मिनट के लिए दबाते हैं और ऐसा दिन में 3 से 5 बार करना होता है। और इसमें ऐसा है कि अगर आप राइट पॉइंट पे हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते। ये शरीर की ऊर्जा पे काम है और इसमें हम खुद से या पेरेंट्स कर सकते हैं या बच्चे खुद से कर सकते हैं। तो इसमें कुछ साइड इफेक्ट या कोई एक्सेस स्टिमुलेशन है नहीं। अगर पृथ्वी प्राण ज़्यादा बढ़ेगा तो वो और ज़्यादा शांत हो जाएगा। तो इसमें एक्यूप्रेशर जो है वो बहुत ही सेफ प्रोसीजर है। अगर आप बहुत ज़्यादा गड़बड़ ना करें तो फिर कुछ गड़बड़ हो सकती है, जनरली गड़बड़ होती नहीं है। तो इस PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को हम दोनों हाथों में कर सकते हैं। फोकस बढ़ाने के लिए हमें PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करना चाहिए जी। फोकस यानी कि कंसंट्रेशन, ये एक आने के लिए हमारे पास एक ओवरऑल भी कामनेस होना चाहिए। अगर हम शांत नहीं हैं, अगर एक ठहराव नहीं है, तो फिर हम चीज़ों को ग्रास्प नहीं कर सकते। तो वो ठहराव लाने के लिए PC6 के अलावा एक पॉइंट है ST7। तो अगर हमारे शरीर में कामनेस को बढ़ाना हो, ठहराव को बढ़ाना हो, तो ये ST7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को हमें मसाज करना चाहिए, जो हमारी कलाई पर छोटी उंगली के लाइन में आता है। इस ST7 एक्यूप्रेशर पॉइंट दोनों हाथों में है, इसे दोनों हाथों में करना है। लेकिन हमारा हार्ट, HT स्टैंड्स फॉर हार्ट, तो हार्ट हमारा लेफ्ट साइड में है, इसलिए लेफ्ट पार्ट में इसका अधिक महत्व है। इस ST7 एक्यूप्रेशर पॉइंट करने से नींद की समस्या भी ठीक होती है। अगर किसी बच्चे को ऐसा है कि उसकी नींद डिस्टर्ब रहती है, कोई बच्चे हैं जो रात में जाग जाते हैं और दिन में सोते हैं, तो अगर ST7 को रेगुलर किया जाए तो उससे नींद की समस्या भी ठीक होती है। तो ये सभी एक्यूप्रेशर पॉइंट बहुत वर्सेटाइल हैं, कई जगह पर यूज होते हैं। तो PC6 पेरिकार्डियम 6 पर हमें काम करना चाहिए, हमें ST7 पे काम करना चाहिए जी। और कई बार ऐसा भी होता है कोई कि फिजिकल डेवलपमेंट डिसऑर्डर भी होता है, मतलब बच्चे का जो ग्रोथ है, जितना हाइट होना चाहिए, जितना वेट होना चाहिए, वैसा नहीं रहा। कभी कभी बच्चे अपने नॉर्मल एक्टिविटी को भी नहीं कर पाते, तब हम उसको ऑटिज्म कहते हैं या कोई दूसरे डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होते हैं। तो यहाँ पर ब्रेन का एक अच्छा डेवलपमेंट नहीं हुआ, हमें ब्रेन पे काम करने की जरूरत पड़ सकती है। कभी कभी बच्चे इतने ज़्यादा उनका डेवलपमेंट खराब प्रभावित हुआ है कि वो अपना, उनकी भूख भी ठीक नहीं होती, वो ठीक से खाते नहीं जी। और बहुत सारे बच्चों में होता है कि उन्हें ये चीज़ खाई चाहिए, ये चीज़ नहीं चाहिए। तो अगर एपेटाइट पर काम करना हो, बच्चे सभी चीज़ जो भी हेल्दी है वो खाना सीखें, तो हमारे पैर में एक्यूप्रेशर पॉइंट है SP4। इस SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर काम करना चाहिए। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो हमारे पैर में जो गोरा हिस्सा है और सांवला हिस्सा है, उसके जंक्शन पे ये SP4, स्प्लीन 4, इसको पैंक्रियाज 4 भी कहते हैं, यह एक्यूप्रेशर पॉइंट जब हम इस पर काम करेंगे तो इससे भूख बढ़ती है, इससे जो चॉइस है वो चॉइस सही होती है। बहुत बार बच्चे हैं कि ये नहीं खाते हैं, बस इनको यही चाहिए। तो चॉइस, हमारे जो फूड के रिगार्डिंग जो चॉइस है वो चॉइस सही होती है जब हम SP4 स्प्लीन 4 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करें। तो
हर एक एक्यूप्रेशर पॉइंट पे मसाज करने का तरीका सेम होता है। एक बार में लगभग 2 मिनट का मसाज करना है और ऐसा 24 घंटे में 3 से 5 बार। और यहाँ पे हम कलर का भी प्रयोग कर सकते हैं। कलर थेरेपी है। SP4 पर पीला रंग आएगा, येलो कलर। पीले मार्कर का उपयोग हो सकता है या हल्दी का प्रयोग हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी कि जैसे हम जब भी हम एक्यूप्रेशर का इस्तेमाल करते हैं तो वो कलर्स जो होते हैं, आप जैसे कि अभी आपने बताया कि पीले रंग का आप इस्तेमाल करें, तो कलर्स का क्या कुछ महत्व रहता है कि जैसे कि आपने अभी एक पॉइंट के लिए बताया कि पीला, तो पीला ही क्यों? यहाँ पे बात समझनी चाहिए कि हर एक रंग का एक पार्टिकुलर वेवलेंथ है और पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है। जैसे जो सिग्नल है तो सिग्नल हमेशा रेड लाइट से ही होती है। क्यों रेड लाइट है? क्योंकि रेड लाइट जो है वो सबसे दूर से भी स्पष्ट दिख सकता है। अगर मौसम धुंधला है तो भी दिख सकता है। तो हर एक लाइट की उसके वेवलेंथ की और फ्रीक्वेंसी के कारण उसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है। तो जो रेड लाइट है वो एक पार्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्व करेगा और रिफ्लेक्ट करेगा। जो येलो लाइट है वो पार्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्व करेगा और रिफ्लेक्ट करेगा। तो उसकी वजह से अलग अलग कलर का अलग अलग इफेक्ट होता है। इनको देखा गया कि जब हम पीले रंग का प्रयोग करते हैं तो पृथ्वी, अर्थ टाइप ऑफ ची, अब ऊर्जा के अलग अलग प्रकार हैं। एक पहला मोटा प्रकार तो हुआ सूर्य प्राण और पृथ्वी प्राण जी। बाद में इसके भी 5 सब डिवीजन हैं। तो उन सही बातों को देखते हुए समझा गया कि जब अर्थ ची को बढ़ाना हो तो पीले रंग का प्रयोग होता है, जब हार्ट ची को बढ़ाना हो तो लाल रंग का प्रयोग होता है, जब हम लीवर की ची को बढ़ाते हैं तो ग्रीन कलर का प्रयोग होता है, जब हमें किडनी की ची पर काम करना है तो ब्लैक कलर का प्रयोग होता है। और ये कलर बहुत स्पेसिफिक है और ये बहुत अच्छे कारगर हैं। और बच्चे तो रंग को पसंद करते हैं, बिल्कुल। तो उनके साथ अगर रंग का किया जाए प्रयोग तो वो खुशी खुशी लगवा भी लेंगे और एक बार उनको बात समझ में आ जाए तो वो रोज खुद से लगाते रहेंगे। बिल्कुल। तो कलर थेरेपी बच्चों के साथ बहुत सक्सेसफुल है, बड़ों के साथ भी किया जा सकता है वैसे। तो मैं कलर थेरेपी का बहुत व्यापक स्तर पर प्रयोग करता हूँ कि हमें कलर के प्रति जागरूक होना चाहिए कि कौन से रंग के प्रभाव से क्या होता है जी। यहाँ पर हम कामनेस को बढ़ाने के लिए, हम पृथ्वी प्राण को बढ़ाने के लिए PC6 पर ब्लैक कलर का प्रयोग करेंगे। HD7 पर रेड कलर का प्रयोग होता है क्योंकि हार्ट मेरिडियन जो है, हार्ट ब्लड को पंप करता है जी। तो वहाँ पर लाल रंग है। लेकिन जब भूख बढ़ानी है SP4 पर तो वो पैंक्रियास से जुड़ा है तो वहाँ पे पीला रंग आता है। इस डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में अगर कोई बच्चे का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ही प्रभावित है कि वो अपना रूटीन एक्टिविटी भी नहीं कर पा रहा, तो ये ऐसे कंडीशन में किडनी इनकी डिफिशिएंसी बताई जाती है कि जो किडनी का जो बनावट है वो प्रभावित हुआ। तो यहाँ पे ये मैं ऊर्जा के लेवल की बात कर रहा हूँ। ये फिजिकल किडनी प्रभावित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अल्ट्रासाउंड पे किडनी, जब किडनी ची की बात हुई, किडनी की ऊर्जा की बात हुई, तो माँ के गर्भ से ही जब किडनी का कई सारा काम चल रहा होता है। किडनी सिर्फ यूरिन के मतलब बॉडी ब्लड को छानने के लिए सिर्फ नहीं है जी। वो किडनी कई सारे हार्मोन भी बनाता है, कई सारे प्रोसेस को रेगुलेट करता है। तो अगर कभी किसी बच्चे का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ही प्रभावित है, वो कुछ भी नहीं समझता करता, तो वहाँ पे फिर किडनी पर काम करने की ज़रूरत है। तो पैर में K6 एक्यूप्रेशर पॉइंट है हमारे एंकल से नीचे, उसका हम मसाज करेंगे और वहाँ पे काले रंग ब्लैक कलर का प्रयोग होगा। जो ब्लैक कलर है वो सबसे ज़्यादा पृथ्वी इन को बढ़ाता है। जब हमने हाथ में PC6 किया था तब भी ब्लैक कलर आया था जी। अगर कोई बच्चे का बहुत ज़्यादा अशांत है, वो बहुत ज़्यादा अननेसेसरी की चीज़ें करता रहता है जी। तो PC6 पर ब्लैक अगर हम करेंगे तो इससे बच्चों में धीरे धीरे उनमें थोड़ी शांति आ सकती है, कामनेस आ सकता है। वैसे बच्चे तो एक्टिव ही अच्छे लगते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिर भी जब कभी ऐसा हो कि ज़रूरत से ज़्यादा अगर वो है एक्टिव, तो वहाँ पर काम करने के लिए हमें K6 और PC6 पर काम करना चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि ब्लैक कलर का यूज़ करते हैं, तो जैसे कि आपने बताया कि जब अशांत होते हैं बच्चे या फिर कोई बड़े, तो पृथ्वी जो ऊर्जा का गुण होता है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है।
जी, तो डॉक्टर साहब, इसके साथ अब मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी। मैं पूछना चाहूँगी कि जैसे कि आज का जो जीवन शैली है, लोगों की जो जीवन शैली बनती जा रही है, लोग बाहरी तन पर तो काम करना चाह रहे हैं, लोग फिजिकल हेल्थ पर काम करना चाह रहे हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ पर कोई काम नहीं कर रहा। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि हमारा चैनल है और हम ध्यान को प्रमोट करते हैं जिससे कि सबके जीवन में शांति आए और संतुलित रहें, जिससे कि ये पूरा जो धरती है ये स्वर्ग बन सके। तो ध्यान की इसमें कितनी भूमिका है, और ध्यान जिन लोगों के पास समय नहीं है वो किस तरह से करें कि कम से कम समय वो ध्यान को दे पाएं, जिससे उनका लाइफ जो है वो बैलेंस रहे? बहुत अपना अच्छी बात है। ध्यान तो हर तरीके से हमें प्रभावित करता है। बिल्कुल। हमारे मेंटल कामनेस के लिए है, मेंटल डेवलपमेंट के लिए है, और फिजिकल हीलिंग के लिए भी है जी। ऐसा बहुत समय तक समझा जाता रहा है। बहुत जगह पे ऐसा मानते हैं कि ध्यान से आत्मा की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन शरीर के लिए तो दवा ही चाहिए। ऐसा नहीं है। जो भी है वो सूक्ष्म जगत से आता है। तो ध्यान में हमारी सुषुम्ना नाड़ी में ऊर्जा उतरती है जी। और वो ऊर्जा हमारे 72,000 नाड़ियों में बढ़ती है, एड़ा पिंगला में बहती है, हमारे चक्रों में बहती है, और जहाँ पर हीलिंग की ज़रूरत है वहाँ पे हीलिंग पहुँचती है। अब मैंने PC6 की बात की, पेरिकार्डियम नाड़ी को अगर हीलिंग की ज़रूरत है तो ध्यान में वहाँ पे ऊर्जा पहुँच जाएगी जी। अगर हार्ट में हमने कामनेस के लिए किया HT7 पे नींद लाने के लिए, तो अगर हार्ट ची की कमी है तो ध्यान में बैठेंगे तो हार्ट में नाड़ी ऊर्जा पहुँच जाएगी। तो हमारा जीवन जो है वो ऊर्जाओं से चलता है जी। तो ध्यान को आत्मा की प्राप्ति के लिए जो बहुत सारे आध्यात्मिक परंपराओं में रहा है, उसके साथ साथ हम ऊर्जा की तरह भी देखें कि हमारे प्राणमय कोष में जो 72,000 नाड़ियां हैं उसके पर भी ध्यान काम करता है जी। तो हमारे जीवन में हर दिन ध्यान का अभ्यास होना चाहिए। और ध्यान के लिए सभी अगर हम ध्यान के महत्व को समझ जाएं तो उसके लिए हम समय निकाल सकते हैं। वास्तव में क्या है, हमने जिसके लिए भी जो भी हमारे महत्व का नहीं होता हम उसके लिए समय नहीं निकाल पाते। तो यहाँ पर मेरा एक फेवरेट डायलॉग है जी। कोई व्यस्त नहीं होता, वो अस्त व्यस्त होता है। अगर हम अपने जीवन में समझ जाएं कि यह मेरे लिए महत्वपूर्ण है तो हम उसके लिए समय निकाल सकते हैं। बिल्कुल। रात में हम सोते हैं, हर दिन सोने जाते हैं, सोते समय हम आधे घंटे के लिए ध्यान में बैठ सकते हैं। सुबह जब हम उठते हैं, बहुत लोग सुबह उठते ही हाथ में मोबाइल देखना चालू कर देते हैं। ये एक बहुत ही अनहेल्दी है। रात में सोने से पहले का 1 घंटा और सुबह जगने का 1 घंटा ये बहुत प्रीसियस समय होता है। वो हमें लिखने, पढ़ने या ध्यान के लिए लगाना चाहिए। उससे मोबाइल का यूज नहीं करना चाहिए। और अगर आप कितने भी व्यस्त हैं, हम कभी न कभी तो सुस्ताते हैं, कभी न कभी तो हम रेस्ट लेते हैं। रेस्ट लेने के लिए कुछ लोग सुट्टा पीने जाते हैं जी, कुछ लोग चाय पीने जाते हैं, कुछ लोग थोड़ा वॉक करते हैं। उस टाइम पे आप 5 मिनट के लिए एक बार अनुलोम विलोम प्राणायाम करके ध्यान में बैठ सकते हैं। तो जो ब्रेक होता है, जो लंच ब्रेक है या डिफरेंट ब्रेक है, उस ब्रेक को हम मेडिटेशन ब्रेक बना सकते हैं। बिल्कुल। और सुबह शाम भी हम प्रॉपर कर सकते हैं। अपनी डेस्क पे आप हेड डाउन करके आप 2 मिनट के लिए अपने सांसों को महसूस कर सकते हैं। अगर चाहत हो, अगर हमें महत्व समझ में आए तो समय निकल जाता है। समय की कमी नहीं है जी। कोई व्यस्त नहीं है, अस्त व्यस्त है। हाँ। डॉक्टर साहब, आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जैसे कि अब जो बिगनर्स हैं, जो अभी हमारा शो देख रहे होंगे, जब हम ध्यान की बात कर रहे हैं तो उनको ये लगता है कि ध्यान करना क्या चाहिए, मतलब ध्यान होता क्या है। हम बैठे हैं, शांत बैठे हैं, तो लेकिन जब हम शांत बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं, तभी भी हमारे दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो वो बिगनर्स क्या करें, उन बिगनर्स को ध्यान करना किस तरह से शुरू करना चाहिए, ये ज़रा हमारे दर्शकों को आप टिप्स दीजिए। मुझे लगता है कि आज के युवाओं को ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा जी। PMC हिंदी पर हमारी जो स्पिरिचुअल रियलिटी का वीडियो है जी, सिर्फ उस 1 घंटे के एनिमेशन के वीडियो को देखकर हम ध्यान के को समझ सकते हैं कि ध्यान क्या है और ध्यान कैसे क्या आता है। ध्यान जो मन को शांत करना है। हमारे मन में कई तरह के विचार चलते रहते हैं, उन विचारों को हमें शांत करना ध्यान है। और इसके लिए अपने सांसों को महसूस करना सबसे आसान विधि है, सबसे प्राकृतिक विधि है जी। तो कभी भी हम बस आंख बंद करें और अपने सांसों के साथ हो जाएं। और यहाँ पर हम इन्वायरमेंट बनाने के लिए, क्योंकि इन्वायरमेंट का बहुत महत्व होता है। अगर आपको कंसंट्रेशन वाला काम करना है तो पीसफुल इन्वायरमेंट चाहिए।
अगर आपको प्रॉपर कोई चीज़ पढ़ाई करनी है तो प्रॉपर डेस्क चाहिए। तो ध्यान के लिए भी एक इन्वायरमेंट का महत्व होता है। तो अगर आप इन्वायरमेंट बनाकर ध्यान में बैठते हैं तो इससे फ़ायदा होगा। और इस इन्वायरमेंट बनाने में म्यूज़िक का, क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक का बहुत महत्व है। तो पीएमसी हिंदी पर बहुत सारे मेडिटेशन के म्यूजिक जो हैं उनको सुनते हुए ध्यान में हम बैठ सकते हैं। बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशन है और सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक भी है। तो अगर बिल्कुल बिगनर है तो गाइडेड का सहारा ले सकते हैं। जब एक बार समझ में आ गया कि हाँ हमें आंख बंद करना है और सांसों पे ध्यान लगाना है तो फिर किसी भी म्यूजिक के साथ बैठा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ध्यान मुश्किल नहीं है, यह बात हमें समझ लेनी है। बहुत लोगों को लगता है कि मेडिटेशन तो बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं है। अगर हमारे पास राइट नॉलेज नहीं हो तो सब तब कुछ वो चीज डिफिकल्ट डिफिकल्ट है हो जाती है। जी। अगर हम चीज़ों को समझते हैं, समझने के लिए समय लगाते हैं, सही माध्यम तक जाते हैं, पीएमसी हिंदी एक सही माध्यम है बहुत। तो यहाँ से ध्यान बहुत आसान हमें हो जाता है जी। हर एक व्यक्ति ध्यान कर सकता है और उसे ध्यान करना ही चाहिए अगर वो एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता है तो। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की। दर्शकों, आपने सुना अभी डॉक्टर साहब ने कई जानकारी आपको बताई। यदि आप बिगनर हैं तो आप थोड़ा थोड़ा ध्यान करना शुरू कर सकते हैं। पीएमसी हिंदी चैनल पर काफ़ी सारी आपको गाइडेंस उपलब्ध हो जाएगी, आपको म्यूज़िक मिल जाएगा, जो कुछ भी आपको ध्यान करने के लिए चाहिए पीएमसी हिंदी चैनल पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं, अभी जो हम बीमारियों के बारे में बात कर रहे थे, ADAH और ADDH, और इसके साथ ही जो मेंटल हेल्थ पर हम बात कर रहे थे उसके बारे में भी जानेंगे कि डॉक्टर साहब इन सब चीज़ों का जो क्योर है वो हम खान पान से कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्योर हम वर्ड तो हम नहीं यूज कर सकते, लेकिन हाँ सपोर्टिव क्या है जी। अगर हम एक हेल्दी ब्रेन डेवलपमेंट चाहते हैं, हेल्दी माइंड डेवलपमेंट चाहते हैं, तो यहाँ पे कौन सा भोजन हमारे लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। तो हमें बात समझनी चाहिए कि हमारा शरीर जो है वो प्लांट फूड्स के लिए बना है जी। अगर हम प्लांट फूड्स लेते हैं तो हमारा शरीर और मन अधिक स्वस्थ रहता है। हमारी जो इंटेस्टाइन है वो 6 मीटर 9 मीटर लंबी होती है। इतनी लंबी इंटेस्टाइन की जरूरत ही इसलिए पड़ी क्योंकि प्लांट फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम का प्रोसेस लंबा होता है। तो हमें शाकाहारी भोजन लेना चाहिए और शाकाहारी भोजन में भी हमें ताज़ा भोजन लेना चाहिए जी। कोई भी भोजन जितना पुराना होता है, जितना प्रोसेसिंग होती है, उसका महत्व उतना कम होता जाता है जी। तो इसको हम आयुर्वेद में हम सात्विक भोजन कहते हैं। या अगर हम प्राणा की दृष्टि से देखें तो उसमें प्राणा रिच फूड जो है, जो जितना ताज़ा है फल और सब्जियों में और ऐसे भी, वो उतना अच्छा है। जो चीज़ जितनी जिसकी प्रोसेसिंग हुई या जितना पुराना हुआ वो उतना खाने लायक कम रह जाता है। हमें भोजन जीव के लिए नहीं करना चाहिए, हमें भोजन प्राण ऊर्जा को देखते हुए करना चाहिए कि इस भोजन में कितनी प्राण ऊर्जा है। तो अगर हम सात्विक भोजन लेते हैं, शाकाहारी भोजन लेते हैं तो ये एक जनरल बात है। और ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए अब प्रेग्नेंट हैं तो वो अपने हीमोग्लोबिन को नॉर्मल रखें। और ड्राई फ्रूट्स में अखरोट जो है वो ब्रेन साइज का होता है, उसका आयुर्वेद में ऐसा सिद्धांत है कि जिस फल या सब्जी का हमारे शरीर के जिस ऑर्गन से शेप मिलता है वो उसके डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन ये जब हम स्पेसिफिक फूड पे जाते हैं तो उससे पहले हमें जनरल फूड तो हमारा सही होना चाहिए। बिल्कुल। और हम टेस्ट के लिए ना खाएं, हम नीड के लिए खाएं जी। तो नीड पता होनी चाहिए। तो नीड हमें तब पता होगी जब हम अपने स्वयं के साथ रहेंगे। अगर हम भोजन को मोबाइल देखते देखते या टीवी देखते देखते खा रहे हैं तो वो खाना बहुत मशीनी हो जाता है, फिर हम कितना खाए वो पता नहीं चलता। बाद में भोजन करने के बाद पता चलता है कि ओवर ईटिंग हो गई जी। तो हमें भोजन को बहुत सात्विकता के साथ खाना चाहिए, बहुत मेडिटेटिवनेस के साथ खाना चाहिए। और अगर भोजन बनाने के लिए जो भोजन बनाने वाली घर में महिलाएं हैं, माताएं हैं, अगर वो ध्यान करती हों तो वो सबसे बेस्ट है जी। ध्यान की ऊर्जा स्वतः जी भोजन करने वाले के जीवन में जाएगी। तो किसी भी परिवार में
महिलाओं का ध्यान में आना सबसे ज़्यादा जरूरी है जी। क्योंकि उसके बाद तो फिर सभी आ ही जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर साहब, इसके साथ ही आपसे जानना चाहूँगी कि फास्ट फूड लोग आजकल बहुत ज़्यादा खाते हैं, आप जानते ही होंगे, और इसके साथ ही लोग जब बाहर निकलते हैं तो लोगों को लगता है कि अरे यार कुछ नहीं, बर्गर खा लो, पिज़्ज़ा खा लो। तो मुझे ये लगता है कि इन सब चीज़ों के बजाय अगर हम फ्रूट्स पे ज़्यादा स्विच करें, हम जूस पे ज़्यादा स्विच करें, तो वो हमारे शरीर के लिए भी हेल्दी रहेगा, हमारी इंटेस्टाइन हेल्दी रहेंगी और वो ठीक से खाना डाइजेस्ट हो पाएगा तो हमारे शरीर में भी लग पाएगा। इस पर आप ज़रा कुछ अपने हमारे दर्शकों को बताइए जिससे कि वो जो फास्ट फूड है उसको बाइकआउट करें और हेल्दी एक लाइफस्टाइल की तरफ आगे बढ़ें। बिल्कुल। फास्ट फूड का एक दूसरा नाम होता है जंक फूड जी। और जंक फूड की अगर आप हिंदी करेंगे तो उसके बाद फिर आप वो नहीं ले पाएंगे, खा नहीं पाएंगे। बिल्कुल। जंक फूड, जंक का हिंदी होता है कबाड़। जी। तो अगर किसी को पता है कि हाँ इसका वास्तव में नाम क्या है जी, तो फिर हम उसको अपने शरीर में नहीं डालेंगे, नहीं कर सकते। क्या है, हमारी लाइफ बहुत फास्ट पेस्ट हो गई है जी। हम दूसरों के देखा देखी बहुत ज़्यादा जीते हैं, हमारा जीवन ऐड से बहुत प्रभावित होता है। ऐड देखकर लाइफ नहीं जीना चाहिए, नीड देखकर। हमारी हेल्दी बॉडी के लिए, हेल्दी माइंड के लिए नीड क्या है, तो बहुत ऐड से प्रभावित होते हैं हमारी लाइफ। हमें जब भी हम शॉपिंग करने जाएं तो पहले सोच समझ के जाएं कि हाँ क्या आना है। अब अगर घर में मैगी का पैकेट आ जाएगा फिर तो वो बनेगा और फिर सब में बटेगा। बिल्कुल सही बात है। घर का भोजन होना चाहिए, फल और सब्जियों का प्रयोग अधिक होना चाहिए। जी। बाहर जाते हैं तो बाहर कम से कम खाएं, घर का भोजन पे अधिक हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए, तभी एक हेल्दी परिवार का निर्माण हो सकता है। बिल्कुल। शॉर्टकट के चक्कर में हम जाएंगे, कन्वीनियंस के चक्कर में जाएंगे तो फिर लाइफ में हमें उसके कॉन्सिक्वेंस फेस करने पड़ते हैं। अध्यात्म में बात है कि हर एक पर्सन अपनी ज़िंदगी के लिए स्वयं जिम्मेदार है। जी। हम जो ब्लेम करते हैं, कंप्लेन करते हैं, उसके बजाय हमें ये देखना चाहिए कि हम वास्तव में क्या कर रहे हैं। क्या हम सजग होकर ज़िंदगी जी रहे हैं? क्या हम सजग होकर फूड ले रहे हैं? फूड को मजबूरी की तरह लोग लेते हैं, एक मशीन की तरह लेते हैं। क्या खाने का समय हुआ तो खा ले। जो खा रहे हैं उसमें हम प्राण तत्व देखें कि इसमें कितना प्राण तत्व है। अगर फास्ट फूड पे जा रहे हैं, पिज़्ज़ा बर्गर पे जा रहे हैं, तो क्या इसमें प्राण ऊर्जा है? तो प्राण ऊर्जा के कंसेप्ट को समझना चाहिए, उसके हिसाब से भोजन हमें करना चाहिए। जब प्राण वाला भोजन, सात्विक भोजन, शाकाहारी भोजन करेंगे तो हमारा डेवलपमेंट अच्छा रहेगा। और बड़े अगर करेंगे तो बच्चे करेंगे जी। बच्चे बड़ों को कॉपी करते हैं और बड़े जो करते हैं बच्चे उसे करने लग जाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सब्जियां खाएं, लेकिन तो बड़े तो खुद नहीं खा रहे हैं, बड़े तो खुद जंक फूड ले रहे हैं, तो फिर बच्चे कैसे? तो जो बड़े करेंगे वो बच्चे करने लग जाएंगे। तो बड़ों को एक अच्छा रोल मॉडल होना चाहिए। और अगर पेरेंट्स अगर कुछ कर रहे हैं तो बच्चे उसे कॉपी करने लग जाते हैं, बोलना भी नहीं पड़ता। ऐसा भी होता है, बहुत सारे ऐसे परिवार में देखा गया है कि बच्चों को सिखाया नहीं गया, लेकिन चूंकि वो बड़े कर रहे थे तो बच्चे भी करने लग गए। तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि बच्चे आपकी हर छोटी से छोटी बात को नोटिस कर रहे होते हैं और ऑब्जर्वेशन, चूंकि उनका शांत मन है तो उनका ज़्यादा शार्प होता है जी। तो हमें एक अच्छा रोल मॉडल बनना है, हमें सात्विक भोजन लेना है, हमें प्राण वाला भोजन लेना है, फल सब्जियों का, स्प्राउट्स का, जूस का, फल का जूस, सब्जियों का जूस। और यहाँ पर एक बात और भी समझनी है कि जो हमेशा सीजनल और रीजनल होता है वही हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। बहुत बार बहुत लोगों को लगता है कि ये फल महंगा है तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं। एप्पल के लिए प्रोवर्ब बन गया तो लोग एप्पल ही हमेशा लेते रहते हैं। जब एप्पल का सीजन हो तब एप्पल लेना चाहिए। साल भर अगर एप्पल लेते हैं तो वो कोई समझदारी की बात नहीं है। फल और सब्जियों के प्रति हमें ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है। लोकल और रीजनल फल हम लें, सब्जियों का क्वांटिटी अधिक होना चाहिए। जो हम रोटी या चावल लेते हैं, सब्जियों की क्वांटिटी जितनी रोटी की क्वांटिटी है उसकी 3 गुना क्वांटिटी सब्जियों की होनी चाहिए जी। और जबकि देखा जाता है कि लोग सब्जी जरा सी लेते हैं और रोटी या चावल वो ज़्यादा ले लेते हैं। वो अनहेल्दी तरीका है खाने का और फिर इसका कॉन्सिक्वेंस लाइफ में देर सवेर आता है। बिल्कुल।
डॉक्टर साहब, इसके साथ ही जैसे कि अभी आपने बताया था कि गर्भवती महिलाओं को अपनी डाइट पर ध्यान देना चाहिए, तो इसके साथ ही आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जब कोई महिला गर्भवती होती है तो उनको ऐसी कौन सी बातों का, डाइट का तो ध्यान देना ही है, उसके अलावा ऐसी कौन सी बातों का ध्यान देना चाहिए कि जिससे कि जो न्यूबॉर्न बेबी हो वो हेल्दी हो, और जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं अशांत मन की, असंतुलित की, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो बच्चों में ना आए, तो वो कौन सी बातें हैं? गर्भधारण संस्कार जी, अध्यात्म में एक यह कंसेप्ट भी है, स्पिरिचुअल प्रेगनेंसी। जी, अगर माँ चाहे तो अपने बच्चों की वो जेनेटिक प्रोग्रामिंग कर सकती है ध्यान के माध्यम से। जो वो ख्याल सोचे कि मेरे बच्चों में ये गुण होने चाहिए, जी, तो वो गुण उनमें आ जाएंगे, अगर वो ध्यान के साथ वैसा सोचती है तो। जी, ज़्यादातर प्रेगनेंसी एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी होती है, इंसिडेंटल प्रेगनेंसी होती है, इसलिए वो बच्चे में वो कल्चर नहीं हो पाता। गुणों का विकास किया जा सकता है अगर माँ, गर्भवती माँ ध्यान करती है तो। ध्यान करते हुए वो जैसे आत्मा का आवाहन करे, आत्मा में जिस तरह के गुणों का विकास करे, वैसे गुण आ सकते हैं। और यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूँगा, स्वामी शिव कृपानंद सरस्वती हैं, स्वामी हैं गुजरात के, वो तो बोलते हैं हमें धरती पर महान आत्माओं को उतारना है, तो इसके लिए तैयार हों ऐसी माएँ, ऐसे पेरेंट्स जो अपने भीतर आध्यात्मिक गुणों का विकास करें और फिर वो बच्चों में ट्रांसफर होगा। जी। तो कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे संत हैं जो इस तरह का प्रयास कर रहे हैं। प्रेगनेंसी में जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें ध्यान करना चाहिए, जो फादर बनने वाले हैं उन्हें ध्यान करना चाहिए। वो ध्यान करेंगे तो ध्यान की ऊर्जा स्वतः बच्चों में ट्रांसफर जाएगी, और ध्यान की ऊर्जा है तो बच्चे तो फिर एक ध्यानी निकलेंगे, एक बहुत स्वस्थ निकलेंगे। क्योंकि जब ऊर्जा जब आएगी तो वो अपने आप सब चीज़ों को हील करेगी, अपने सभी चीज़ों का डेवलपमेंट प्रॉपर होगा। जी। तो ध्यान तो गर्भवती महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। जी जी, डॉक्टर साहब, आपने आज इतनी सारी जानकारी हमको दी, हमारे दर्शकों को दी। आशा करते हैं दर्शकों को भी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और अपने जीवन में ये सारी चीज़ें आत्मसात हमारे दर्शक कर पाएंगे। और डॉक्टर साहब, इसके साथ ही आपसे एक टिप जानना चाहूँगी जो इस पूरे एपिसोड का कंक्लूज़न निकल कर आता है कि क्या करें या क्या ना करें। एक छोटी सी टिप हमारे दर्शकों को दे दीजिए जिससे कि वो आगे चल के ये पूरे जो कंक्लूज़न है वो समझ पाए। ध्यान और ध्यान के माध्यम से अपनी ऊर्जाओं पे काम करना, अपनी ऊर्जाओं का विकास करना, अपने चक्रों का विकास करना, हर मोड़ पर ध्यान काम आता है, ध्यान से बेहतर होता है। सबसे अच्छा है कि हम शुरुआत से ही जागे रहें और अपने हेल्दी डेवलपमेंट पे काम करें। लेकिन अगर कभी देर भी हो जाए तो कभी भी हतोत्साहित ना हो, जब बात समझ में आए तब से जुड़ जाएं, ध्यान को अपने जीवन में अपनाएं और ऊर्जा पर काम करना सीखें, नाड़ियों पे काम करना सीखें और चक्रों पे काम करना सीखें। कभी हम चक्रों के बारे में भी चर्चा करें कि ध्यान से हम चक्र को किस तरह से उस पर जागृत कर सकते हैं, कैसे हम एक्टिवेट कर सकते हैं। और अगर हम चक्रों को एक्टिवेट करते हैं तब तो फिर डेवलपमेंट बहुत परफेक्ट, बहुत अच्छा होगा। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इस टिप के लिए भी और आपने जो जो जानकारी हमारे साथ शेयर करी उसके लिए भी। और एक बार फिर मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने अपना कीमती समय निकाला, आप हमारे चैनल पर आए, कार्यक्रम डॉक्टर से पूछो में आए। और जो दर्शक हैं, हमारे पीएमसी के दर्शक हैं, ध्यानी जो हैं, उनकी सभी समस्याओं का समाधान हम हर एपिसोड में बताते हैं टॉपिक वाइज। और आज आपने जो जानकारी दी उससे मुझे लगता है कि दर्शकों की काफ़ी सारी समस्याएँ हल हुई होंगी। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में होगी आपसे मुलाकात। लेकिन यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप घबराइए मत, आपके हर सवाल का जवाब हम आपको देंगे, हमारे डॉक्टर साहब आपको देंगे। आपको करना क्या है, हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर नीचे डिस्प्ले हो रहा होगा। आप इस नंबर पर अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी एज और आपको जो समस्या है उसकी डिटेल में जानकारी हमें व्हाट्सएप करें। आपके सवाल का जवाब हम देंगे अपने अगले एपिसोड में। तो इसी के साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए पीएमसी हिंदी चैनल और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।